हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सॉलिड स्टेट ये चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर में अभी तक यूनिट सेल और पैकिंग इन सॉलिड ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में सॉलिड्स में पैकिंग किस तरीके से होता है ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था। तो सॉलिड्स में 3 डायमेंशनल पैकिंग के लिए टोटल 4 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए। पहला एग्जाम्पल क्या है? स्क्वेयर क्लोज पैकिंग। स्क्वेयर क्लोज पैकिंग। स्क्वेयर क्लोज पैकिंग से स्पेस लैटिस किस तरीके से बनता है और इस स्पेस लैटिस का अगर स्मॉलेस्ट पार्ट कट करें तो उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। यूनिट सेल कौन सा आता है? ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता है। स्क्वेयर क्लोज पैकिंग में जो 2 डायमेंशनल शीट्स हम बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है। अभी तो केवल आपने एक शीट बनाया, लेयर बनाया है और इस लेयर के ऊपर काफी सारी लेयर्स अगर आप प्लेस करोगे तो 3D स्ट्रक्चर आ जाएगा और उस 3D स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? स्क्वेयर क्लोज पैकिंग इन 3D। और यहीं से अगर एक इसका स्मॉलेस्ट पार्ट कट किया जाए तो उस स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। यूनिट सेल को अगर हर किसी पॉसिबल डायरेक्शन में डुप्लीकेट किया जाए तो अगेन वापस से ये स्पेस लैटिस बन जाता है। तो स्क्वेयर क्लोज पैकिंग में ये तो अपने पास एक लेयर हो गया। सेकंड लेयर को कहां प्लेस किया जाता है? इसी लेयर के स्फीयर्स के जस्ट ऊपर प्लेस किया जाता है। और जब इस तरीके से प्लेस किया जाता है तो अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? लेट अस से कि ये लेयर ए है और लेयर के ए के जस्ट ऊपर लेयर बी को अगर प्लेस किया जाएगा तो लेयर बी को भी क्या बोलना पड़ेगा? लेयर ए। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और यहां से जो अपने पास यूनिट सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इस तरीके से बनता है। ये अपने पास बेस में इसके 4 एटम्स हो गए और इसके जस्ट ऊपर 4 एटम्स और प्लेस हैं। ये छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया, यही सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर होता है। कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ऊपर वाले कॉर्नर्स पे भी एटम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर में कहीं पे भी एटम्स प्रेजेंट नहीं है, ना तो एच सेंटर पे प्रेजेंट है, ना ही फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, ना ही बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। तो ये पहला पैकिंग है। सारी पैकिंग्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद एचसीपी यूनिट सेल के स्पेसिफिकेशन हमें पढ़ना है, क्योंकि इन सारी यूनिट सेल के स्पेसिफिकेशन आपने पढ़ रखे हैं। सिंपल क्यूबिक में क्या स्पेसिफिकेशन है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या स्पेसिफिकेशन है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सब ऑलरेडी लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था। अब सेकंड पैकिंग अपने पास क्या था? स्क्वायर पैकिंग ही था। लेकिन स्क्वायर पैकिंग में जब आप एक 2D लेयर बनाते हो तो इस लेयर में ये जो स्फीयर्स है क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, इनके बीच में वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया? लेयर ए। लेयर ए मतलब कि फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर कहां प्लेस करते हैं? यहां ये जो वॉइड्स क्रिएट होते हैं इन वॉइड्स में सेकंड लेयर को प्लेस किया जाता है। अगेन सेकंड लेयर के जो वॉइड्स होंगे उनमें थर्ड लेयर को प्लेस करोगे तो थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर से मैच करेगा। तो यहां पे अरेंजमेंट कैसा आता है? ए बी टाइप। और अगर इस अरेंजमेंट में से आप एक स्मॉलेस्ट पार्ट कट करोगे तो यहां से यूनिट सेल कैसा बनेगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है दिखा देते हैं। ये अपने पास क्यूबिक यूनिट सेल मैंने बना दिया। इसको बेस अगर आप कंसिडर करो, लेयर 1 कंसिडर करो तो लेयर 1 में 4 एटम्स ये इस तरीके से प्रेजेंट है। ये सारे एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? बॉडी सेंटर में ये एटम प्रेजेंट होगा। अगेन लेयर थर्ड आएगा तो लेयर थर्ड लेयर फर्स्ट से मैच करेगा। तो यहां वापस से कॉर्नर पे एटम्स आ गए। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का असली स्ट्रक्चर है और इसका स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी लेक्चर 2 में हमने स्टडी कर रखे हैं। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सिंपल स्क्वायर पैकिंग। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हेक्सागोनल शीट्स होती हैं, क्लोजली पैक्ड शीट्स होती हैं और इन शीट्स को एक दूसरे के ऊपर जब प्लेस करते हैं तो टोटल 2 टाइप के अरेंजमेंट आते हैं, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट और ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। जब ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बनता है तो वो हम कैसे बना सकते हैं? और ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बनता है तो ये हम कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप क्या बनाते हो? एक हेक्सागोनल लेयर बनाते हो। तो इसमें स्क्वायर पैकिंग नहीं होता, हेक्सागोनल पैकिंग ये इस तरीके से। ठीक है, ये अपने पास हो गया लेयर 1। लेयर 2 कहां प्लेस करते हैं? इसके वॉइड्स में प्लेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है क्योंकि मैं तो इन आइटम्स को कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है ये सब आपने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। लेयर 2 को कहां प्लेस करते हैं? लेयर 1 के वॉइड्स में।
तो इसको क्या बोलेंगे लेयर ए, इसको क्या बोलेंगे लेयर बी। अब लेयर बी में दो तरीके के वॉइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम से बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल 6 एटम से बनता है। और इन दोनों वॉइड्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से बताया है। तो यहां लेयर 2 में 2 टाइप के वॉइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और अगर मान लीजिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे, तो ये जो थर्ड लेयर है ये फर्स्ट लेयर से मैच करता है, तो यहां से वापस से इस लेयर को क्या बोलना पड़ेगा ए। तो यहां क्या बनेगा ए बी ए बी ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इसको क्या बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहां से जो यूनिट सेल आता है उसको क्या बोलते हैं एचसीपी यूनिट सेल। और अगर मान लो कि सेकंड लेयर के जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए थर्ड लेयर को प्लेस करोगे, तो जो थर्ड लेयर है वो सेकंड लेयर या फर्स्ट लेयर किसी से भी मैच नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं लेयर सी बोलते हैं। तो यहां से अपने पास जो अरेंजमेंट बनता है दैट इज एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और इसको क्या बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में स्मॉलेस्ट पार्ट को अगर हम कट करें तो उसको क्या बोलेंगे यूनिट सेल। वो यूनिट सेल कौन सा आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के सारे स्पेसिफिकेशन अपने लेक्चर 2 में पढ़े हैं, तो यहां तो बेसिकली हमें कुछ करना नहीं है। यहां तो हमने लास्ट लेक्चर में पैकिंग पढ़ लिया, पैकिंग पढ़ने के बाद जो यूनिट सेल है उसको पहले ही पढ़ रखा है। यहां हमने लास्ट लेक्चर में पैकिंग पढ़ा, और पैकिंग पढ़ने के बाद जो यूनिट सेल बना एचसीपी यूनिट सेल, अभी तक इसका स्पेसिफिकेशन हमने डिस्कस नहीं किया है। तो आज के लेक्चर में एचसीपी यूनिट सेल के स्पेसिफिकेशन हमें डिस्कस करना है। एचसीपी यूनिट सेल को कंप्लीट करने के बाद फिर वॉइड्स पे आ जाएंगे। वॉइड्स जो क्रिएट होते हैं, इन वॉइड्स में किसी एटम को हम फिट करते हैं, तो वॉइड्स में हमें क्या स्पेसिफिकेशन पढ़ना होता है कि किसी भी पर्टिकुलर वॉइड में, जैसे मान लो कि सिंपली आपको एक ये वॉइड दिखा रहा हूं मैं यहां पर, इस वॉइड में मैक्सिमम कितनी रेडियस का स्फीयर फिट किया जा सकता है, तो ये रेडियस हमें निकालना होता है, और यही अपने पास वॉइड का स्पेसिफिकेशन होता है। तो वॉइड के स्पेसिफिकेशन आज पढ़ेंगे, और एचसीपी यूनिट सेल पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं एचसीपी यूनिट सेल बना देता हूं, दोनों डायग्राम बना देते हैं कि किस तरीके से स्पेस लैटिस में एचसीपी यूनिट सेल हमें दिखता है, और उसके बाद हमें इसका क्या करना है, जो नॉर्मली लाइन वाला डायग्राम होता है वो बनाएंगे। तो एचसीपी यूनिट सेल कुछ ऐसा होगा। एक बात और बता दो, एचसीपी यूनिट सेल जो आपने ये बना दिया, क्या इस यूनिट सेल में सारी साइड्स इक्वल है क्या? क्या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। इसको अगर आप बेस कंसिडर करो, तो इस बेस में ये जो इसकी साइड है ए, और ये ए होगा, तो ए इक्वल टू बी तो है, बट डज नॉट इक्वल टू सी। सी को आप क्या मान सकते हो? हाइट मान सकते हो। एंगल की अगर बात करें तो यहां पे अपने पास एंगल कितना आ रहा है? गामा एंगल होता है ये बेस में, ये 120 है। और इस साइड का वर्टिकल लाइन के साथ एंगल, इस साइड का वर्टिकल लाइन के साथ एंगल, अल्फा और बीटा अपने पास कितने? 90 डिग्री। तो ये हेक्सागन के स्पेसिफिकेशन होते हैं, और ये लेक्चर 1 में हमने पढ़ रखे हैं। अब आ जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल पे। तो वही स्पेस लैटिस में देख लेते हैं। स्पेस लैटिस को देखने के बाद यही यूनिट सेल आपको मिलने वाला है। तो स्पेस लैटिस अपने पास कैसा बनता है? एबी टाइप ऑफ पैकिंग से, टाइप ऑफ पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड शीट्स को 3D में जब पैक किया जाता है, लेयर के ऊपर जब लेयर प्लेस किया जाता है, तो फाइनली यही अरेंजमेंट आता है एबी टाइप ऑफ पैकिंग। अब देखना, जैसे मान लो कि ये लेयर 1 है, ये सब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, लेकिन वापस से एक बार बना देते हैं। ये लेयर 2 हो गया, अगेन वापस से ये लेयर 1 हो गया। तो यहां से हम यूनिट सेल कट करते हैं एकदम सेंटर से। कभी भी इस तरीके से यूनिट सेल हम नहीं कट करते हैं, ये ऐसे। ये जो अपने पास यूनिट सेल के कॉर्नर्स होते हैं, ये कॉर्नर्स कहां पे लाई करने चाहिए? स्फीयर्स के सेंटर्स पे लाई करने चाहिए, और इसी तरीके से हम ये यूनिट सेल कट करते हैं। तो आपने ये यूनिट सेल कट कर लिया, और ये यूनिट सेल एग्जैक्टली यही यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल का स्पेसिफिकेशन आपको देखना है। तो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन अपने पास क्या हो गया? ए और आर में रिलेशन, और ए अपने पास क्या हो गया? एक तरीके से एच लेंथ, और एच लेंथ ऑफ क्या बोलना पड़ेगा? बेस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो सिंपली आपने a मेंशन कर दिया। यहाँ पे c अलग है, तो इस हेक्सागन का हाइट हमें कैलकुलेट बाद में करना पड़ेगा। तो एच लेंथ अपने पास क्या हो गया? a,
और AH लेंथ जो है इसका रिलेशनशिप स्फीयर्स की रेडियस के साथ क्या आ रहा है, तो ये जो कॉर्नर है और ये जो कॉर्नर है दोनों स्फीयर्स के सेंटर पे मेज्ड है और ये दोनों स्फीयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, तो क्या बोलेंगे R प्लस आर इज इक्वल टू ए आर है। तो पहला रिलेशनशिप तो आपने निकाल लिया, A इज इक्वल टू 2R। सेकंड रिलेशनशिप अपने पास क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे तो आपको लास्ट क्लास में बता रखा है, लेकिन फिर भी आप देख लो कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी 3D स्ट्रक्चर से आप कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो। जैसे कि आपने इस एटम पे फोकस किया, तो इस एटम से इसी पर्टिकुलर लेयर में कितना एटम कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फ्रॉम सेम लेयर। यहां पे जो वॉइड्स क्रिएटेड है इसके ऊपर लेयर बी आएगा, लेयर बी में केवल 3 ही एटम आपको दिखाई देंगे, और इसके जस्ट नीचे वापस से क्या आएगा, लेयर बी, उसमें भी केवल 3 ही एटम दिखाई देंगे जो इस पर्टिकुलर सेंटर वाले एटम से कनेक्टेड होंगे। तो क्या बोलेंगे, 3 फ्रॉम अपर लेयर एंड 3 फ्रॉम बॉटम लेयर। तो यहां से सीधा सीधा आपको नजर आ गया कि HCP यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। अगला स्पेसिफिकेशन क्या मेंशन करना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। अब ये तो बहुत इजीली आ जाएगा, जहां पे भी लैटिस पॉइंट है और हर किसी लैटिस पॉइंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, केवल इतना आपको इस यूनिट सेल से नजर आना चाहिए, और इसके बाद आप ये निकाल सकते हो कि यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिवली कितना एटम्स प्रेजेंट है। तो आप देखिए, पहली बात तो ये जो तीनों एटम हैं इस HCP यूनिट सेल के कंप्लीटली इनसाइड हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये आ गया। उसके बाद आप देखो इस अपर लेयर पे आ जाओ, अपर लेयर में यहाँ पे ये कितने का एंगल बन रहा है, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, 1/3 एटम यहाँ से आएगा। लेकिन अब बहुत अच्छे से आप पता करना, क्या यहाँ से इस पर्टिकुलर स्फीयर से 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा या 1/3 का भी हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, 1/3 का हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्फीयर है ये जस्ट हाफ ही तो प्रेजेंट है। हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी ये यूनिट सेल पास करता है तो स्फीयर के जस्ट सेंटर में से पास करता है। ये हाफ वाला यूनिट सेल अपर यूनिट सेल में जाएगा, सॉरी हाफ वाला स्फीयर अपर यूनिट सेल में जाएगा और ये हाफ स्फीयर लोअर यूनिट सेल में जाएगा। तो यहाँ पे ये जितने भी स्फीयर आपको दिख रहे हैं ना, ये कंप्लीट स्फीयर थोड़ी है, ये केवल हाफ स्फीयर है। तो हाफ स्फीयर तो ये पहले ही है और उसका भी 1/3 पार्ट, हाफ स्फीयर इंटू 1/3 पार्ट। और ऐसे स्फीयर कितने जहां से 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 12 स्फीयर्स ऐसे हैं। प्लस आप कौन से बच गए, ये अपर लेयर में ये जो मिडिल वाला है और ये जो मिडिल वाला है, ये हाफ स्फीयर है, हाफ इसी यूनिट सेल में, हाफ इसके ऊपर वाली यूनिट सेल में। तो यहां से कंट्रीब्यूशन अपने पास कितना आ रहा है, हाफ, इधर से भी कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, हाफ। तो हाफ कंट्रीब्यूशन है और इस टाइप के कितने लैटिस पॉइंट है 2, तो यहां से कितना हो गया 1, यहां से कितना हो गया 2, यहां से कितना हो गया 3, 3 + 2 + 1, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल HCP यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितना एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 6। तो ये तीनों स्पेसिफिकेशन आपने पता कर लिए, इनको आप अच्छे से नोट कर लो क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा। यहां पे आपने यूनिट सेल बना के रखा है। अब अगला स्पेसिफिकेशन क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। अब देखना यहां पे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना ही सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल वॉल्यूम दैट इज पैक्ड, वो तो बहुत आसानी से बताया जा सकता है। कैसे, वॉल्यूम कौन पैक करता है, स्फीयर पैक करते हैं। एक स्फीयर का कितना वॉल्यूम होता है, 4/3 πr³, और कितने स्फीयर इफेक्टिवली इस यूनिट सेल में पैक हो रहे हैं, 6। तो 6 × 4/3 πr³, ये तो अपने पास वॉल्यूम दैट इज पैक्ड ये आ गया। और अपने पास टोटल वॉल्यूम किसका निकालना है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल का। तो इसका टोटल वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम तो हमें केवल किसका निकालना आता है कि अगर क्यूबिक यूनिट सेल होता तो क्यूबिक यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम अपने पास कितना आता है, AQ। ये तो बहुत अच्छे से आपको निकालना आता है, लेकिन कभी हेक्सागन का वॉल्यूम आपने निकाला है क्या, हेक्सागन नहीं बोलेंगे इसको, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि 2D स्ट्रक्चर है। इसका क्या वॉल्यूम होगा ये निकालना ही सबसे मुश्किल है। ये वॉल्यूम आप निकाल पाओगे तभी तो आप क्या निकाल सकते हो, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, पैक्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम इस हेक्सागन का कैसे निकल सकता है,
यहां से अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये जो बेस है अपने पास, इसका एरिया तो आप निकाल लोगे, लेकिन आपको ये हाइट तो किसी ने बताया नहीं ना। ये हाइट को आप क्या बोल रहे हो, सी। इस हाइट की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले तो ये हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस हाइट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर पाते हैं तो एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ऐसे करके हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। पैक्ड वॉल्यूम तो आपको ऑलरेडी पता है, इसके बाद ही पैकिंग एफिशिएंसी आ सकता है। तो बताइए पैक्ड वॉल्यूम कितना है, पहले लिख देता हूं मैं। पैक्ड वॉल्यूम अपने पास कितना है, टोटल 6 स्फीयर बेक हो रहे हैं इसमें, और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल वॉल्यूम अगर आपको निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल, तो कितना होगा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना होगा ये भी आप निकाल सकते हो। चलो बताओ, बेस में जो एज आपने बना रखा है, इस एज का लेंथ क्या है, ए। और जब ये हेक्सागन बन रहा है तो इस हेक्सागन को सेंटर वाले पॉइंट से अगर मैच करते हुए टोटल अगर आप ट्राइंगल बनाओ तो ये ट्राइंगल अपने पास कितने बन जाएंगे, 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल होंगे। ये आर वो तो हमें पता ही है, और इसको मिला के टोटल एच लेंथ क्या बोलते हैं, ए। तो ये अपने पास इस सेंटर से अगर मैच करेंगे तो सारे के सारे ये जो साइड्स है ट्राइंगल की, ये ए ही आएंगे। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, टोटल 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएंगे। 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो सरफेस एरिया है वो कितना आ जाएगा अपने पास, 6 मल्टीप्लाइड बाई √3/4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट को हम क्या बोल रहे हैं, सी। अब इस सी की वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां से वापस से इमेजिनेशन ही काम में आएगा। सी की वैल्यू निकालना आप किस तरीके से सीखोगे, उसके लिए वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, ये पैक करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास ये सी की वैल्यू निकालना ही होता है। और सी की वैल्यू जब आपने एक बार कैलकुलेट कर लोगे, हाइट ऑफ हेक्सागन एक बार कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद उसको लर्न ही करना है। अब बताना, ये लेयर ए है, ये लेयर वापस से क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, और ये लेयर बी है। लेयर ए के जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स में लेयर बी को हम प्लेस करते हैं। सारे वर्ड्स हमेशा कवर नहीं हो पाते, केवल 50% वर्ड ही कवर हो पाते हैं, इसीलिए यहाँ पे कितने एटम्स आप दिखा रहे हो, 6। तो ये जो एटम्स है जस्ट इस लेयर के एटम्स को टच कर रहे हैं, लेकिन हम टच करके दिखा नहीं सकते वरना फिर डायग्राम सही से नहीं बनेगा। जैसे मान लो कि इस पर्टिकुलर एटम की बात करें, तो ये पर्टिकुलर एटम इन तीनों एटम्स के बीच में ये जो वॉइड है यहां पे प्लेस्ड है, इस जगह पे। तो ये कुछ ऐसा ही बन रहा है। तो इसके सेंटर से और इस बेस तक की हाइट आपको निकालनी है। ये हाइट आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, कुछ ऐसा देखो, ये सारे के सारे स्फीयर हैं, और ये ऊपर वाला स्फीयर है जो तीनों स्फीयर के ऊपर प्रेजेंट है। तो इसके सेंटर से यहां तक की हाइट आपको निकालनी है, इस बेस तक की। तो ये हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारे डायग्राम नेसेसरी है बनाने हैं। ये एक तरीके से क्या है, परपेंडिकुलर है, दिख नहीं रहा है लेकिन ये परपेंडिकुलर है। और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है अभी, c/2 है। ये इतनी हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी इतनी हाइट और बाकी है, तो जस्ट इसका डबल आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास हेक्सागन की कंप्लीट हाइट आ सकती है। तो अभी तो फिलहाल ये कितना है, c/2। और बताइए ये वैल्यू आपके पास कैसे आ सकती है। और ये बेसिकली इस ट्राइंगल के एक्स परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 का। तो पाइथागोरस थ्योरम से आ सकता है। ये जो एटम है, इस एटम का सेंटर है, और ये इस एटम का सेंटर है। ये दोनों एटम एक दूसरे को मैच करते हैं, क्योंकि इन तीनों एटम्स के जस्ट ऊपर ही ये फोर्थ एटम प्लेस्ड है। तो ये अपने पास क्या हो गया, हाइपोटेनस, और ये कितना हो गया, r+r, कितना हो गया, 2r है ये। तो एक साइड आपको पता है 2r हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है, और नीचे बेस भी तो अभी कहां पता है। बेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब जाके आप इस पर्टिकुलर हाफ हेक्सागन का हाइट निकाल पाओगे। तो बताइए ये कैसे हो सकता है, ये सब स्फीयर एक दूसरे से टच्ड है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। इसको क्या बोल सकते हैं, x। वापस से मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, जितनी बार बनाओ उतना ही कम है। यहां पे ये परपेंडिकुलर आएगा, ये इस स्फीयर का सेंटर है, ये इस स्फीयर का सेंटर है, दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच करते हैं, तो इस सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस ये अपने पास कितना आ जाएगा, 2r।
इस बेस की वैल्यू मान लेते हैं x, और ये अपने पास हाइट कितना हो गया c/2। तो अभी x की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो c/2 की वैल्यू कहां से आएगी? तो चलो ठीक है, ये भी पता कर लेते हैं। यहां से आपने एक बनाया, तो ये बेसिकली कहां से पास करेगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एग्जैक्टली मिडिल में से पास करेगा। मिडिल में से पास करेगा तो ये बेसिकली अपने पास स्फीयर जहां पे टच कर रहा है ना, केवल उतना ही डिस्टेंस है ये। तो ये अपने पास कितना आ गया? r, और r से आप क्या निकाल सकते हो? x। ये तो हो गया 2r, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये x हो गया, और ये कितना हो जाएगा? r। ये कितना एंगल हो जाएगा? 30 डिग्री का। तो क्या लिख सकते हैं? x cos 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू r, x इंटू √3/2 दैट इज इक्वल टू r। तो x इज इक्वल टू 2r/√3। एक तो ये आ गया। अब इस ऊपर वाले ट्राइंगल से आप देख लो, x अपने पास क्या हो गया? बेस, 2r क्या हो गया? हाइपोटेनस, और ऊपर वाले स्फीयर के सेंटर से इस नीचे बेस तक का ये जो परपेंडिकुलर है, इसको आपने क्या बोल रखा है? c/2। तो कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, c/2 स्क्वायर प्लस x की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली? 2r/√3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर। ये हो गया 4r²/3, तो ये 8r²/3 हो गया। ये अपने पास कितना हो गया? हाँ, ये वैल्यू c/2 है ना, ठीक है, c/4 हो जाए, c²/4 हो गया। ये कितना हो गया? 24/3 r² इज इक्वल टू c²। सॉरी 24 नहीं, 8 इंटू 4 32 होता है। अब ये कितना आ जाएगा? 4√2 r डिवाइडेड बाई √3 दैट इज इक्वल टू c। दिस इज व्हाट? हाइट ऑफ हेक्सागन। हाइट आपने कैलकुलेट कर लिया। इसके पहले इस हेक्सागन का जो बेस है, उस बेस का एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया था। तो एरिया इंटू हाइट करके क्या निकाला जा सकता है? वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए ये हाइट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बार आपने हेक्सागन की हाइट निकाल ली, 4 इंटू √2 इंटू आर डिवाइडेड बाई √3, इसको आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, वैसे तो आने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे ये हाइट निकालने मत बैठ जाना। हाइट आप निकाल सकते हो, आपने अच्छे से समझ रखा है, लेकिन अगर कहीं पे गलती हो जाएगी तो ये हाइट आप सही तरीके से कैलकुलेट नहीं करोगे, और कैलकुलेट करोगे तब भी बहुत टाइम मिलेगा। वापस से आप देख लेना कि ये जो लेयर है, इस लेयर के जस्ट ऊपर एक और लेयर प्लेस्ड है, तो यहां से यहां तक की हाइट अपने पास कितना हो जाएगा? हाफ। कैसे निकालेंगे? कि ये 3 एटम है मान लो कि इस लेयर में, तो लेयर के बीच में जो वॉइड बन रहा है, इसी वॉइड के जस्ट ऊपर अगेन लेयर बी प्लेस्ड है, तो ये एटम इन तीनों एटम से मैच कर रहा है। तो इस एटम के सेंटर से इस ट्राइंगल के बेस, मतलब कि ट्राइंगल तक का आपको परपेंडिकुलर हाइट कैलकुलेट करना है। अब हाइट आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? हाइपोटेनस पता होना चाहिए और बेस पता होना चाहिए। तो ये जो सेंटर है इस स्फीयर का, और इस स्फीयर का ये जो सेंटर है, ये दोनों सेंटर बेसिकली, या दोनों स्फीयर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस सेंटर से इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2r है, और ये बेसिकली क्या आ गया? हाइपोटेनस। इस सेंटर से ट्राइंगल के बीच में आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये एंगल अपने पास कितना आएगा? 90 डिग्री का, और ये आपने क्या बना दिया? बेस। ये बेस की वैल्यू आपको क्या पता है? x। अभी ये बेस भी पता नहीं है, तो बेस आपने पहले पता किया, हाइपोटेनस आपको पता था, इससे आपने क्या पता कर लिया? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर क्या है? हाफ हाइट। इस हाफ हाइट को डबल कर दिया तो अपने पास क्या आ जाएगा? c। या फिर पहले से ही आपने हाफ हाइट को कितना ले रखा था? c/2, तो डायरेक्ट ही अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? c की। तो ये हाइट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब वापस से पैकिंग एफिशिएंसी पे आ जाते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लेना आप। पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम पैक्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल ऑफ यूनिट सेल। ये लास्ट स्पेसिफिकेशन है HCP यूनिट सेल का, और आप देखना कि यहां पे भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% ही आएगा, जो FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आता है। तो वॉल्यूम हम कितना पैक कर रहे हैं टोटल इफेक्टिवली? कितने नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है यूनिट सेल के अंदर? 6। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³। यहां पे इस हेक्सागन का टोटल वॉल्यूम कितना है? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एक बार वापस से बना देता हूं, आपको दिखना भी चाहिए साथ साथ जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। ये हेक्सागन बना दिया फटाफट। एरिया ऑफ बेस अपने पास कितना आएगा?
1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये एज अपने पास कितनी है, ए है, तो √3/4 ए स्क्वायर, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो गया। टोटल 6 है तो ये टोटल बेस का एरिया हो गया। हाइट आपने क्या कैलकुलेट किया, 4√3 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब आगे बढ़ो, 6 × 4/3πr³, यहाँ पे कितना हो गया, 6 × √3/4 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2r। ये सारे स्फीयर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो सेंटर से सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, 2r, और यही अपने पास एज लेंथ होता है बेस का। तो 2r पुट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4r² मल्टीप्लाइड बाय 6 हो ही गया, 4√2√3r × 100। ये r³ तो चला गया, ये 4 चला गया, 6 चला गया, 4 चला गया, √3 चला गया। अब क्या बचा है, π/3√2 × 100, कैलकुलेट करके देख लो, 74% ही आएगा। तो इस तरीके से आपने सारे स्पेसिफिकेशन निकाल लिए एचसीपी यूनिट सेल के। पहला स्पेसिफिकेशन क्या था, ए और आर में रिलेशनशिप, दूसरा क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर, तीसरा क्या है, इफेक्टिवली एचसीपी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट है, और फोर्थ स्पेसिफिकेशन क्या था, इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा, 74%। ये एचसीपी यूनिट सेल हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना वॉइड्स। तो वॉइड्स में आपने दो वॉइड्स की शक्ल देखी है और वो दोनों वॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आज हमें क्या करना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इन दोनों में एक स्फीयर फिट करना है, बेसिकली एक एटम फिट करना है। तो कितनी मैक्सिमम रेडियस का एटम फिट किया जा सकता है ताकि इस वॉइड को आप डिस्टर्ब ना करो। वॉइड कैसे बनता है, एटम्स को क्लोजली पैक्ड करने से। जैसे मान लो कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, ये 4 एटम्स को आपने क्लोजली पैक्ड किया, 3 एटम्स इस तरीके से एक लेयर में है और यहाँ बीच में जो वॉइड बन रहा है उसके ऊपर 4th एटम आपने प्लेस कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे एक वॉइड है, ये दिखा दिया मैंने वॉइड। 4th एटम को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, ये टेट्राहेड्रन बन रहा है, बीच में यहाँ खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस में आप एक एटम प्लेस करना चाहते हो। ऑफ कोर्स ये एटम कैसा होगा, स्मॉलर एटम होगा इन कंपैरिजन टू दीज बिगर एटम्स। तो ये जब स्मॉलर एटम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो इस स्मॉलर एटम का मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है, मिनिमम तो कितना भी हो सकता है, और मिनिमम अगर आप यहाँ पे रखोगे तो बेसिकली एटम्स यहाँ से फिसल के नीचे भी जा सकता है। तो मैक्सिमम रेडियस आपको देखना है, तो मैक्सिमम रेडियस का आंसर आपके पास कब आ सकता है कि जब इस वॉइड में आप एटम प्लेस कर रहे हो वो एटम इन चारों बिगर एटम से कनेक्टेड हो। और अगर मान लो मैक्सिमम रेडियस से ज्यादा का एटम अगर आप फिट करना चाहते हो तो क्या होगा, ज्यादा का एटम तो फिट होगा नहीं, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो अपने पास स्फीयर्स हैं, ये स्फीयर्स एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे अगर आप बिगर रेडियस का एटम फिट करना चाहते हो। तो फिर ये अपने पास एक तरीके से एक्सटेंडेड लैटिस हो जाएगा या एक्सपेंडेड लैटिस हो जाएगा। और ऐसी कंडीशंस भी हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हमें ये सब नहीं करना है। फिलहाल आपको केवल इतना करना है कि यहाँ पे जो वॉइड बना है, इस वॉइड में मैक्सिमम कितनी रेडियस का एटम फिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे टोटल आपको 4 वॉइड्स पढ़ना है। एक हो गया ट्राइंगुलर वॉइड। ट्राइंगुलर वॉइड बेसिकली 2 डायमेंशन में आता है, और 3 डायमेंशन में आपको पढ़ना है टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिकल वॉइड। तो पहली बात तो ये वॉइड्स आपको कहाँ मिलते हैं, इनकी शक्ल कैसी होती है, और वॉइड का जो मैक्सिमम रेडियस है वो कितना हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्राइंगुलर वॉइड से। टाइप ऑफ वॉइड, और वॉइड्स का स्पेसिफिकेशन भी आपको पढ़ना है। पहला हो गया ट्राइंगुलर वॉइड। ट्राइंगुलर वॉइड अपने पास कहाँ हो गया, 2D में, मतलब यहाँ पे 3D पैकिंग हम कर ही नहीं रहे, एक लेयर आप बना रहे हो। ट्राइंगुलर वॉइड बनाने के लिए ये लेयर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो ये जो वॉइड यहाँ पे बन रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड। और इस वॉइड के अंदर आप एक पर्टिकुलर एटम फिट करना चाहते हो, उस एटम का मैक्सिमम रेडियस क्या हो सकता है ये हमें निकालना है। तो ये तो बहुत इजीली आ जाएगा, 2D स्ट्रक्चर है तो 2D स्ट्रक्चर को तो कोई भी सॉल्व कर लेगा ना। ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, रेडियस कितना है, r है, r है, r है। ये जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस पे ध्यान दो, इस खाली स्पेस के अंदर भी आपको क्या फिट करना है, एक स्फीयर फिट करना है जिसका रेडियस कितना हो सकता है, स्मॉल r हो सकता है। रेडियस ऑफ वॉइड
स्मॉल आर हो सकता है, और साइड वाले जो एटम्स हैं जो बेसिकली इस वॉइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका रेडियस कितना हो सकता है, बिगर आर हो सकता है। तो बताइए यहाँ पे कितना हो सकता है भैया, तो कैसे निकालेंगे, इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वॉइड साइड वाला एटम्स को टच करता है, तो इस सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और ये परपेंडिकुलर एग्जैक्टली सेंटर से पास होगा, तो ये डिस्टेंस अपने पास कितना हो गया, आर। ये कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे ये सर्कल्स कनेक्टेड है, आर आर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये अपने पास कितना हो गया, आर। ये एंगल कितना है, कंप्लीटली सेंटर से सेंटर तक का जो ट्राइंगल बन रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एंगल कितना हो गया 60 डिग्री का। हाफ से अगर ये जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। तो इसको बेसिकली इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दो, तो प्रोजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, दिस इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू दिस। तो ये अपने पास कितना है, आर प्लस आर है ये साइड, इंटू कॉस 30 दैट इज इक्वल टू आर। तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस आर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू कॉस 30, √3/2 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। 1 प्लस आर बाई आर इज इक्वल टू 2/√3, तो आर बाई आर इज इक्वल टू 2/√3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √3, 2 माइनस √3, 2 माइनस 1.732 डिवाइडेड बाई 1.732, और ये आएगा 0.155। तो ट्राइंगुलर वॉइड में मैक्सिमम कितनी रेडियस का एटम फिट किया जा सकता है, तो वहां से अपने पास रेडियस रेशियो कितना आना चाहिए, 0.155। जो बिगर एटम है जिससे कि ट्राइंगुलर वॉइड बन रहा है, अगर उस एटम का रेडियस आर है, तो स्मॉलर एटम जो कि वॉइड में आप फिट करना चाहते हो उस एटम का रेडियस कितना हो सकता है, 0.155 मल्टीप्लाइड बाई आर, इतना हो सकता है। इससे अगर कम हुआ तो इस वॉइड में जो एटम आप प्लेस करोगे वो फिसल के नीचे चला जाएगा। इससे अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा हो गया तो क्या करेगा भाई, ये इसको अगर आप बिगर करते जाओगे तो इन आइटम्स को क्या करेगा, थोड़ा सा दूर भेजेगा, तो दूर भेजेगा तो क्या होगा, ये लैटिस एक्सपैंड हो जाएगा। तो एक्सपेंशन की भी जो कंडीशन होती है वो भी हमें देखनी है। फिलहाल आपने केवल ये देख लिया कि मैक्सिमम कितनी रेडियस का जो एटम है ट्राइंगुलर वॉइड में प्लेस किया जा सकता है। तो ट्राइंगुलर वॉइड तो बहुत सिंपल था, यहां तो देखने में भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है। अब आ जाते हैं हम 3D स्ट्रक्चर पे, और 3D स्ट्रक्चर में जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इसको देखना काफी मुश्किल होता है। सबसे पहले तो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड लास्ट लेक्चर में मैंने दिखा दिया है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड का ये जो स्पेसिफिकेशन आप कैलकुलेट करोगे इसमें बहुत ज्यादा इमेजिनेशन लगने वाला है, और इसको कैलकुलेट करने के बेसिकली मैं आपको 3 मेथड्स बता सकता हूं, और तीनों मेथड्स में बहुत अच्छा इमेजिनेशन आपको यूज करना पड़ेगा, 3D डायग्राम देखना पड़ेगा, तभी जाके टेट्राहेड्रल वॉइड का स्पेसिफिकेशन मतलब कि रेडियस रेशियो आप निकाल पाओगे। रेडियस रेशियो ऑफ वॉइड्स। सेकंड आ गया अपने पास, अब 3D वॉइड्स की बात करेंगे हम। टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड अपने पास किस तरीके से बनता है, इसके ऊपर एक आपने 4th एटम प्लेस कर दिया। थोड़ा और अच्छे से देखो, आप 3D डायग्राम में देखना, ये बेस आपने बना दिया, इस ऊपर वाले एटम के सेंटर को नीचे 3 एटम के सेंटर से आप अगर मैच करते हो तो इस तरीके से टेट्राहेड्रन बनता है। और यहां कहीं पे एक वॉइड होगा, ये बेसिकली एक्सेजरेटेड है, ये क्या कर रहा हूं, यहां वॉइड नहीं है, वॉइड तो वहीं पे है, लेकिन आपको ये 4th एटम को ऊपर दिखाने के बाद इस तरीके से यहां पे बता सकते हो कि यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड है, क्योंकि 4th एटम और 3rd एटम के बीच में जो वॉइड है वो बोर्ड पे तो आपको दिख ही नहीं सकता, इसीलिए आपने क्या किया कि 4th एटम को थोड़ा सा उठा दिया। अब ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, इस वॉइड का रेडियस आपको कैलकुलेट करना है विद रेस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ दीज बिगर एटम्स। तो अगेन एक बात का आप अच्छे से ध्यान रखना कि पहली बात तो ये जो सारे एटम्स है जो वॉइड का फॉर्मेशन करते हैं, ये सारे एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, और जब हम वॉइड में एटम को प्लेस करेंगे तो ये मैक्सिमम रेडियस का एटम प्लेस करते हैं, तो जो वॉइड का रेडियस होगा वो बेसिकली इन एटम्स की रेडियस को टच करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तभी आप इसको थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब देखना, जैसे मान लो कि ये अपने पास क्या हो गया, ये 3 एटम्स का सेंटर हो गया, और ये अपने पास 4th एटम का सेंटर है।
यहाँ बीच में कहीं पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का जो सेंटर होगा वो इधर से होगा। इसको अगर स्फीयर के सेंटर से आप मैच करोगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की क्या खास बात होती है कि 109.28 डिग्री का एंगल अपने पास आएगा अपने। तो इस वॉइड के सेंटर से हर किसी स्फीयर के सेंटर के साथ ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 109.28 का। अब यहां से मैं इस टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस निकाल के बता देता हूं आपको। यहां पे ये वॉइड होगा और ये वॉइड इन सारे एटम्स को टच कर रहा है और ये सारे एटम भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहां से जब आप एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना तो ये परपेंडिकुलर ही ड्रॉप होगा। 3D डायग्राम में ही आप देख सकते हो कि पहली बात तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा और कहां से ये पास होगा, इन दोनों स्फीयर के जहां टच करता है वहीं से पास होने वाला है। अब ये बहुत इजीली आ सकता है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, तो ये अपने पास परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, पता ही रखा कि जो साइड वाला एटम है, जितना भी साइड वाला एटम है और बीच में जो वॉइड में एटम आप प्लेस करना चाहते हो, ये एटम इन एटम से तो मैच करेगा, तभी तो मैक्सिमम रेडियस की बात आएगी। तो इसकी रेडियस कितनी है आर, इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर। ये यहां से बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है और जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है तो एग्जैक्टली ये जो साइड वाला एटम्स है, ये साइड वाला एटम्स इनके बीच में से ये पास कर रहा है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा आर। ये अपने पास प्रिंसिपल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब बताओ ये एंगल कितना होगा, फिर बना देता हूं। ये एंगल अपने पास कितना होगा 109.28 डिवाइडेड बाई 2 का हो गया। इसको आप प्रिंसिपल कंसिडर कर सकते हो और ये कितना हो जाएगा अपने पास आर प्लस आर। तो कितना हो गया ये साइन थीटा से निकालो, प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस आर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, दैट इज इक्वल टू साइन 109.28 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का जो रेशो आएगा ये आएगा 0.225। 109.28 डिवाइडेड बाई 2, इस एंगल पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी ये हम वैसे भी पता नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज करके ही ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आपको जब पता चल जाएगी उसके बाद स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का रेशो कितना आएगा 0.225। तो इस तरीके से हम चाहें तो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन वापस से आप समझ लो कि टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। इस तरीके से जब आपने वॉइड बनाया तो वॉइड का जो सेंटर है उससे सारे एटम्स के सेंटर्स को मैच करो तो क्या बनेगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑफ कोर्स 109 का ही एंगल बनेगा। अब 109 का एंगल बन रहा है तो यहां से आप इन एटम्स के बीच में से परपेंडिकुलर अगर पास करोगे तो ये बेसिकली इस सरफेस को यहां पे टच करेगा। ये कितना एंगल आएगा 109 डिवाइडेड बाई 2 का एंगल आएगा। और ये बेसिकली अपने पास क्या है वॉइड के सेंटर से एटम के सेंटर तक की अगर डिस्टेंस देखोगे तो ये कितना आएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर आएगा यहाँ सेंटर से। और ये जो परपेंडिकुलर जहां से पास हो रहा है यहां तक की डिस्टेंस कितनी है कैपिटल आर है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया एंगल। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो आपने इस्तेमाल किया, आर बाई आर की वैल्यू आ गई। तो ये तो अपने पास एक तरीका है जिससे टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बाकी के तरीके भी देखो और इनमें इससे भी ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो बाकी के तरीके अपने पास क्या है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बनता है। इससे यह भी पता चलेगा कि एफसीसी जो अपने पास यूनिट सेल होती है इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे बनता है। टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए आपको बेसिकली टोटल 4 एटम की रिक्वायरमेंट है और ये सारे एटम एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। तो अगला तरीका रिलेटिवली थोड़ा इजी पड़ेगा। जैसे मैंने एक एफसीसी यूनिट सेल बना रहा हूं मैं और इस यूनिट सेल में मुझे ये देखना पड़ेगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होगा। तो यहां से बेसिकली अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक अपने पास क्या होगा कि जो यूनिट सेल आपने बना रखी है इस यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या है। तो ये टॉपिक भी यहां से थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। अब बताइए एफसीसी यूनिट सेल में अपने पास एटम्स कहां पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस सेंटर पे होते हैं। ये फेस सेंटर है, ये फ्रंट फेस, ये बैक फेस सेंटर हो गया और ये फ्रंट फेस सेंटर हो गया। ये जो सारे फेस सेंटर होते हैं मतलब कि एक पर्टिकुलर जो 3 फेसेस हैं, 3 फेसेस ही एक कॉर्नर से कनेक्टेड होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपको 3D डायग्राम में भी नजर आएगा कि जैसे मान लो कि ये कॉर्नर आपने अज्यूम किया तो इस कॉर्नर से कितने फेस निकल रहे हैं, ये बॉटम वाला,
ये फ्रंट वाला और ये लेफ्ट वाला। तीनों फेसेस के सेंटर पे जो एटम्स है वो इस कॉर्नर के एटम से कनेक्टेड होते हैं। ये तो हमने बहुत पहले भी ऑब्जर्व किया था और आज भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये जो कॉर्नर पे एटम है ये इन तीनों फेस सेंटर से कनेक्टेड है। ये तीनों फेस सेंटर सब आपस में कनेक्टेड है। तो यहां से भी जो बेसिकली अपने पास वॉइड बन रहा है, ये वॉइड भी कौन सा बनेगा? ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा और कुछ इस जगह पे ये वॉइड बन रहा है। ठीक है, तो ये जो यहां पे थोड़ा जगह है ये कहां पे आएगा? बॉडी डायगोनल के अलोंग आ गया, और बॉडी डायगोनल के अलोंग जब ये आएगा वॉइड, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप कितनी अज्यूम कर सकते हो? तो बॉडी डायगोनल के अलोंग आएगा ये ऑलमोस्ट 1/4 डिस्टेंस आएगा। ये इधर बना देता हूं वापस से, इधर कहीं पे ये वॉइड आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड की सेंटर से डिस्टेंस होगी ये बेसिकली कितनी होगी? √3a, बॉडी डायगोनल के अलोंग आ रहा है ना ये, तो √3a डिवाइडेड बाई 4, 1/4 डिस्टेंस पे होगा। हर किसी कॉर्नर के यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड हो सकता है। टोटल अपने पास कॉर्नर कितना है? 8। तो 8 कॉर्नर के अबाउट 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो सकते हैं। तो यहां से ये भी क्लियर हो रहा है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। इनफैक्ट आपको यह भी पता चल गया कि ये जो वॉइड है कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे होता है? √3a/4 इस डिस्टेंस पे ये टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो एक तो आपको ये डिस्टेंस पता चल गई। अब इस डिस्टेंस को आप किसके टर्म में लिखोगे? स्मॉल r डिवाइड प्लस कैपिटल R के टर्म में। तो आपको पता ही है कि ये जो वॉइड का एटम है ये साइड वाला एटम से तो टच करता ही है। तो यहां पे ये एटम होगा, इसकी क्या होगी? रेडियस। यहां पे ये वॉइड होगा, इसकी रेडियस क्या होगी? r। तो ये किसके इक्वल आएगा? r+r। तो एक रिलेशनशिप तो ये हो गया। और दूसरा रिलेशनशिप आपको एफसीसी यूनिट सेल से ही पता है। क्या पता है? कि ये जो कॉर्नर वाला एटम्स होते हैं ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन ये कॉर्नर वाले एटम्स किसको टच करते हैं? फेस सेंटर को टच करते हैं। ये तो फेस सेंटर से E और R में रिलेशन आता है। क्या रिलेशन आएगा फेस सेंटर से? ये फेस सेंटर है √2a बाई, ये कॉर्नर का एटम हो गया, ये फेस सेंटर का एटम हो गया, R R R R, 4R इज इक्वल टू √2a। तो ये दोनों रिलेशनशिप आपने निकाल लिया। एक रिलेशनशिप आपको पहले से पता था, आज आपने क्या पता कर लिया कि ये जो अपने पास बॉडी डायगोनल होता है, इस बॉडी डायगोनल की 1/4 डिस्टेंस पे कॉर्नर के नजदीक एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। इस टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस अगर स्मॉल r है और इस कॉर्नर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो बॉडी डायगोनल का 1/4 आएगा। R+R इज इक्वल टू √3a डिवाइडेड बाई 4। इन दोनों को आप सॉल्व करो तब भी इतना ही आंसर आएगा। अब यहां पे कोई साइन का एंगल आपको पता करने की जरूरत नहीं है। a इज इक्वल टू कितना हो गया? 4R डिवाइडेड बाई √2। इसको इसमें पुट कर दो तो R+R इज इक्वल टू √3/4 इंटू 4R डिवाइडेड बाई √2। 4 से 4 गया, ये यहां पे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? R डिवाइडेड बाई R 1 और R डिवाइडेड बाई R, R का रेशियो आ गया, √3/√2। R/R इज इक्वल टू कितना हो गया? √3/√2 - 1। इसको आप कैलकुलेट कर लो, अगेन कितना आएगा? 0.225 ही आने वाला है। तो ये दूसरा तरीका हो गया जिससे आप क्या पता कर सकते हो? टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर मैक्सिमम कितनी रेडियस का एटम फिट किया जा सकता है। और इससे आपको ये भी पता चल गया कि एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और कहां पे होते हैं। तो ये सेकंड अपने पास मेथड था। अब हम थर्ड मेथड पे आ जाते हैं। थर्ड मेथड इससे भी सिंपल है, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट 3D डायग्राम देखना ही पड़ेगा। और ये 3D डायग्राम मैं आपको यहां बोर्ड पे दिखा रहा हूं। थर्ड मेथड भी कुछ ऐसा ही है, एग्जैक्टली सेम मेथड होगा। इस मेथड में, सेकंड वाले मेथड में आपने क्या किया कि कॉर्नर के आसपास एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट था, उसकी लोकेशन आपने पता कर ली। तो ये बेसिकली हर कॉर्नर के आसपास ऐसा टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि एक स्मॉलर क्यूब आपने कट कर लिया। और ऐसा स्मॉलर क्यूब कितने कट किए जा सकते हैं? टोटल 8 कॉर्नर है, तो टोटल 8 स्मॉलर क्यूब कट किए जा सकते हैं। अब मैं यहां पे क्या करूंगा? क्यूब की साइज थोड़ी सी बिगर ले लेता हूं। अगेन टेट्राहेड्रल वॉइड और कैसे कंसिडर किया जा सकता है, कहां पे आपको दिखाई दे सकता है? ये 3D डायग्राम में ही नजर आएगा। इट कैन बी assumed due to
अल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। क्यूब के जो अल्टरनेट कॉर्नर होते हैं बिगर क्यूब के, स्मॉलर क्यूब पे नहीं जा रहा हूं मैं, अब ऐसा कर रहा हूं कि बिगर क्यूब को ही कंसिडर कर रहा हूं। ये जो बिगर क्यूब है इसके अल्टरनेट कॉर्नर्स होते हैं ना, इन अल्टरनेट कॉर्नर्स पे जो एटम्स प्रेजेंट है, तो बेसिकली कितने कॉर्नर आएंगे? 4। इन 4 कॉर्नर से क्या बन सकता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन कंडीशन आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, जैसे कि ये है तो ये एडजेसेंट कॉर्नर हो गया, ये अल्टरनेट हो गया, ये एडजेसेंट, ये अल्टरनेट, ये एडजेसेंट, ये अल्टरनेट, और क्या हो सकता है? हो गए अपने पास 4। ये कनेक्ट करो, आप देखो, ये देख लो टेट्राहेड्रल बन रहा है नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। लेकिन अगर ये नॉर्मल क्यूब है तो आपको क्या पता है कि ये जो अपने पास स्फीयर है, ये इस स्फीयर को तो टच नहीं कर सकता। फेस डायगोनल के अलोंग जो अपने पास स्फीयर है ये एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। तो यहां पे आपको खुद को स्पेसिफिकेशन लेना पड़ेगा कि लेट अस अज्यूम कि ये जो सारे स्फीयर है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच कर रहे हैं तो बेसिकली इनकी रेडियस बहुत बड़ी बड़ी होगी और यहां कहीं पे अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। ठीक है, तो अब ये बहुत ही बिगर स्फीयर हो गया और बिगर स्फीयर में ये सारे बिगर क्यूब हो गया। बिगर क्यूब में ये सारे स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये अपने पास इस क्यूब का एच लेंथ में मान लेता हूं a। ये आपसे फिगर में भी समझ में आएगा। क्यूब का एच लेंथ मैंने मान लिया a, तो ये अपने पास फेस डायगोनल पे कितना हो गया? √2a, और √2a इज इक्वल टू कितना हो गया? 2r, क्योंकि मैं इन सारे स्फीयर्स को कनेक्टेड अज्यूम कर रहा हूं। कनेक्टेड अज्यूम करूंगा तभी यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन सकता है। तो √2a इज इक्वल टू 2r, पहला रिलेशनशिप तो आपको ये पता चल गया। अब दूसरा रिलेशनशिप आप देखो कि यहां पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा ना, ये बेसिकली कहां बनेगा? ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा ये बॉडी डायगोनल के जस्ट हाफ पे बनेगा। और ये आपको 3D डायग्राम से भी दिख रहा है। 1/4 पे नहीं बनेगा क्योंकि आपने छोटा क्यूब कंसिडर नहीं किया, आपने बेसिकली बड़ा क्यूब कंसिडर किया। तो बड़े क्यूब में ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है बॉडी डायगोनल के जस्ट हाफ पे बनेगा। तो जस्ट हाफ पे बनेगा तो डिस्टेंस वो कितना आएगा? बॉडी डायगोनल होता है √3a, तो हाफ कितना हो गया? √3a डिवाइडेड बाई 2। अगेन जस्ट हाफ पे बनेगा तो इसका जो सेंटर है और ये जो बिगर स्फीयर का सेंटर है, हमेशा मैक्सिमम रेडियस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब जो अपने पास वॉइड पे एटम होता है और जिनकी वजह से ये वॉइड बन रहा है, ये दोनों एटम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा? r और r होगा। तो ये अपने पास r प्लस r इज इक्वल टू √3a/2 और 2r इज इक्वल टू √2 है। इन दोनों से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो r/r का जो वैल्यू है √3/√2 - 1 मतलब कि 0.225 आएगा। तो टोटल मैंने आपको 3 मेथड बता दिए। सभी मेथड से आप चाहें तो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने टोटल 2 वॉइड पढ़ लिए। अब थर्ड वॉइड पे आते हैं। थर्ड वॉइड अपने पास कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने एटम से मिलकर बनता है? 6 एटम से। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की शक्ल भी हमें पता है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मैक्सिमम कितनी रेडियस का एटम फिट किया जा सकता है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ये रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना बहुत इजी होगा क्योंकि यहां पे बेसिकली डायग्राम सिंपल बनने वाला है। तो डायग्राम सिंपल किस तरीके से बन सकता है कि आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड को सही तरीके से देखना आना चाहिए। सबसे पहले मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना देता हूं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के बाद उसको देखना किस तरीके से है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड लास्ट क्लास में सभी आपको बता रखा है। बताइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? ये 3 एटम्स हैं, इनके ऊपर आप इस तरीके से 3 एटम्स प्लेस कर रहे हो तब जाके ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो यहाँ पे ये जो वॉइड बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसकी शेप आपको कुछ ऐसी दिख रही है। बेसिकली अभी तो आपको वॉइड ही नहीं दिख रहा है क्योंकि सारे सर्कल्स एक दूसरे को कट करके अच्छे से डायग्राम मेरे से बना ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जब वॉइड बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही होगा और इसका शेप आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। आप 3D डायग्राम में इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। वापस से मैं इसको बना देता हूँ एक बार और इस बार आपको नजर भी आएगा। ये अपने पास हो गया बॉटम लेयर के 3 एटम, 1 2 3 बॉटम लेयर है ये, और उसके ऊपर ये अपर लेयर है 4 5 6।
तो इन टोटल 6 एटम से यहाँ पे जो वॉइड बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मैक्सिमम कितनी रेडियस का एटम फिट किया जा सकता है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड को सही तरीके से देखना पड़ेगा। तो सही तरीके से कैसे देखते हैं, थोड़ा टिल्ट करके देखते हैं। तो टिल्ट करके अगर आप देखोगे तो ये जो एटम है 1, 3, 4 और 5 ये आपको कहाँ नजर में आएंगे, प्लेन में। और ये जो 6 वाला एटम है और जो 2 वाला एटम है ये टॉप पे नजर आएगा और 2 वाला कहाँ नजर आएगा, बॉटम में नजर आएगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखोगे तब जाके ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा, ये टॉप ये बॉटम। इन सभी को एक दूसरे से अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो आपको सीधा ऑक्टाहेड्रन 8 फेसेस भी आपको नजर आ जाएंगे और यहां कहीं पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो बेसिकली आप देखो ऊपर वाला एटम और नीचे वाला एटम से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, रेडियस रेशियो तो आप यहीं से कैलकुलेट कर लोगे। इस बेस से ही अपने पास रेडियस रेशियो आ जाएगा। यहां पे एटम आप फिट करोगे ये अपने पास वॉइड हो गया। मैक्सिमम रेडियस का एटम फिट करना ताकि ये वॉइड साइड वाले स्फीयर से कनेक्टेड रहे। तो कैसे होगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहां से यहां तक अगर आप एक इस तरीके से इसको बाइफरकेट करो तो ये कितना एंगल रह जाएगा, बेसिकली 45 का। ये अपने पास कितना होगा, आर होगा, और ये कितना होगा, स्मॉल आर होगा। जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बेसिकली सेंटर्स इन दोनों स्फीयर के बीच में से ही निकलेगा। तो ये अपने पास कौन सी डिस्टेंस होगी, आर होगी। तो सिंपल आ गया ये। तो r प्लस आर अपने पास हाइपोटेनस है, साइन 45 का एंगल बन रहा है। तो इसको बेसिकली बेस पे प्रोजेक्ट कर दो तो कितना बन जाएगा, r प्लस आर cos 45 इज इक्वल टू कितना हो गया, r cos 45 कितना होता है 1/√2, √2 उधर चला गया। r प्लस आर डिवाइडेड बाई आर, ये r इधर लिया है तो ये कितना चला गया, √2। 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू √2, तो r बाई आर इस कितना हो गया 1.414 माइनस 1.414। ये रेडियस रेशियो आ गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड को सही तरीके से देखना इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से देखोगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेशियो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसको थोड़ा टिल्ट करके अगर देखोगे तो क्या महसूस होगा कि 4 स्फीयर तो एक प्लेन में है, एक स्फीयर प्लेन के ऊपर, एक स्फीयर प्लेन के नीचे है। तो प्लेन के ऊपर का जो स्फीयर है और प्लेन के नीचे का जो स्फीयर है इनसे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। आप बेसिकली रेडियस रेशियो इस बेस से ही कैलकुलेट कर पाओगे। कितना आ गया 0.414। यहां से एक बात और पता चल गया कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये टेट्राहेड्रल वॉइड से थोड़ा बिगर आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रेडियस रेशियो कितना आया था 0.225, और सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड में कितना रेडियस रेशियो आया था 0.225, और ऑक्टाहेड्रल में कितना आ गया 0.414। अब एक और लास्ट वॉइड अपने पास है, दिस इज कॉल्ड क्यूबिकल वॉइड, और ये कुछ ज्यादा ही ईजी है। नाम से ही समझ में आ रहा है क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड कहां बनेगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अपने पास कैसा होता है, इस यूनिट सेल में केवल कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, और ये जो बॉडी सेंटर वाला स्पेस है ना ये कंप्लीटली एम्प्टी होता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये स्पेस बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहां पे जब इस वॉइड में आप एटम फिट करोगे तो पहली बात तो इस वॉइड का नाम क्या जाएगा, क्यूबिकल वॉइड। और इस क्यूबिकल वॉइड में कितना मैक्सिमम रेडियस का एटम फिट किया जा सकता है, तो लेट अस से कि उसकी रेडियस आप कितनी अज्यूम कर लो, r। तो जब मैक्सिमम रेडियस का एटम हम यहाँ पे फिट करेंगे तो ये बेसिकली वॉइड में जो एटम है ये कॉर्नर वाला एटम्स को टच करेगा। ये कॉर्नर वाला एटम्स है जिनसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन रहा है। इनकी रेडियस कितनी है, r। वाइड वाले की रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो ये कितना बन गया, r प्लस आर का डबल किसके आ गया, √3a के इक्वल आ गया, बॉडी डायगोनल के इक्वल आ गया। और अपने पास अब यहाँ पे a आ गया, तो ये बेसिकली कोई न्यूमेरिकल रेशियो नहीं है। अभी एक इक्वेशन और बनना चाहिए, तब जाके सॉल्व करने के बाद r/r का जो रेशियो है न्यूमेरिकल नंबर में आएगा। और क्या हो सकता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्यूबिकल वॉइड प्रेजेंट होता है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कैपिटल R जो अपने पास कॉर्नर पे एटम्स है इनकी रेडियस और एच लेंथ a के बीच में रिलेशनशिप होता ही है। कहां से पता चलता है, आपको ये पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये जो कॉर्नर के एटम्स है ये एक दूसरे को टच करते हैं, तो एज से आप ये रिलेशनशिप निकाल सकते हो। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एच लेंथ होता है, इस एच लेंथ को आप क्या बोलते हो, a।
और ये अपने पास किसके इक्वल होगा, इस सेंटर से इस सेंटर तक का डिस्टेंस। तो ये बेसिकली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस आर, ए इज इक्वल टू 2r। ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो ये कितना हो गया, r प्लस आर इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 2 भी है यहाँ पे, √3 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई 2r, 2 से 2 गया, ये r इधर डिवाइड में ले आया, √3, r बाई आर कितना हो गया 1, इधर चला जाएगा तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R, √3 माइनस 1 1.732 माइनस 1.732 आ जाएगा। तो क्यूबिकल वॉइड और ज़्यादा बड़ा होता है और इसमें और बड़ी रेडियस का एटम फिट किया जा सकता है। यहाँ पर रेडियस रेशियो अपने पास कितना आ रहा है 0.732। तो ये टोटल मिला के 4 वॉइड्स हमने स्टडी कर लिए, ट्राइंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और फाइनली क्यूबिकल वॉइड। इन सभी वॉइड्स को एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। समराइज मतलब कि यहाँ पे रेडियस रेशियो आप लिख लो। तो रेडियस रेशियो अपने पास सबसे पहले कितना आया था 0.155, फिर कितना आया 0.225, फिर कितना आया 0.414, फिर कितना आया 0.732। ये अपने पास ट्राइंगुलर वॉइड है। ये कितना हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया और ये अपने पास कितना हो गया क्यूबिकल वॉइड हो गया। इन चारों वॉइड्स में रेडियस रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें बेसिकली अगला टॉपिक क्या स्टडी करना है कि जितने भी अपने पास आयनिक कंपाउंड है, इन आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपको सॉलिड स्टेट से रिलेट करना है। अब ध्यान देना, आयनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होता है, कैटायन और एनायन। यूजुअली कैटायन छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है। तो एनायन क्या करता है, यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है। कौन सी यूनिट सेल बना सकता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, HCP या FCC, कोई भी यूनिट सेल बना सकता है। लेकिन यूनिट सेल को बनाने का काम किसका, एनायन का, बिगर स्फीयर का। और जब ये यूनिट सेल बनती है तो इसमें कहीं ना कहीं वॉइड्स होते हैं। कैसे वॉइड्स हो सकते हैं, ट्राइंगुलर हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल हो सकते हैं या फिर टेट्राहेड्रल हो सकते हैं या क्यूबिकल वॉइड हो सकते हैं। तो यूनिट सेल के अंदर जो ये वॉइड्स होते हैं, इन वॉइड्स में कौन प्रेजेंट होते हैं, स्मॉलर एटम्स। स्मॉलर एटम्स अपने पास कौन होते हैं, कैटायन। तो बेसिकली हर टाइप के आयनिक कंपाउंड में यूनिट सेल कौन बना रहा है, एनायन, और वॉइड्स में कौन प्रेजेंट है, कैटायन। ये आपको बेसिकली पढ़ना पड़ेगा। टोटल 6 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और हर किसी एग्जाम्पल में केवल यही ध्यान रखना है कि पहली बात तो स्ट्रक्चर कौन सा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बन रहा है या HCP यूनिट सेल बन रहा है या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन रहा है। अगली बात क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि यूनिट सेल कौन बना रहा है, कैटायन बना रहा है या एनायन बना रहा है। यूजुअली यूनिट सेल कौन बनाता है, एनायन। तो कैटायन कहाँ जाएगा, वॉइड में। वॉइड में अगर जा रहा है तो कौन से वॉइड में जा रहा है। ये टोटल 3 पॉइंट्स हर किसी टाइप के आयनिक कंपाउंड के लिए हमें पढ़ना है।